हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस के पीवाईक्यू का पार्ट 14 वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल पर्पज ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी वाइस वर्सा द यूएन इज टू परस्यू द थ्री क्लोजली रिलेटेड गोल्स which of the among which of the following is not included among them। जो प्रिंसिपल पर्पज है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का और यूएन का, वो परस्यू करना है थ्री क्लोजली रिलेटेड गोल। तीन ऐसे गोल्स हैं जो दोनों के रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से गोल उनमें से नहीं है। पहला है, a significant role in the shaping of international relation in 21st century। जो 21st सेंचुरी है, इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस किस प्रकार से बिहेव करेगा, उसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना दोनों के फॉरेन पॉलिसी का गोल है। तो ये करेक्ट है, ठीक है। ये जो तो एक गोल है इनमें से, ठीक है। नेक्स्ट है, अ मूवमेंट टुवर्ड्स अ नॉन वायलेंट एंड ह्यूमन इंटरनेशनल सिस्टम। जो इंटरनेशनल सिस्टम वो नॉन वायलेंट हो और ह्यूमन हो, इसके लिए कार्य करना है। ये इंडिया फॉरेन पॉलिसी का एम भी है और यूएन का भी एम है। नेक्स्ट है, द प्रमोशन ऑफ कंडीशंस फॉर अ सस्टेनेबल एंड रिलेटिवली इक्विटेबल पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो और इक्विटेबल हो, ये जो है तो एम है, प्रमोट करना है इंडिया फॉरेन पॉलिसी का भी और यूएन का भी। नेक्स्ट है, टू हेल्प यूएन टू डेवलप इट्स ओन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। यूएन अपना खुद का फाइनेंशियल रिसोर्स डेवलप करे, ये जो है तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो देख लेते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशंस, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो सिग्निफिकेंट रोल है 21st सेंचुरी में किस प्रकार होगा। ये इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का गोल है, साथ साथ यूएन का भी है, ठीक है ना। इंटरनेशनल सिस्टम को नॉन वायलेंट बनाना है और ह्यूमन बनाना है, ये भी जो तो गोल है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, जिसके लिए कार्य करता है। अफ्रो एशियन रीजन में जो नेशंस है वहाँ पीस हो, डिसआर्मामेंट हो, इंडिपेंडेंस हो अफ्रो एशियन नेशंस की, ठीक है ना। साथ ही साथ प्रमोशन करना है कंडीशंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और इक्विटेबल डेवलपमेंट हो इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन जो यूएन को का अपना खुद का फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो, ये इंडिया फॉरेन पॉलिसी का प्राइमरी एम, फॉरेन पॉलिसी का प्राइमरी गोल्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डॉक्ट्रिन ऑफ पंचशील। 1954 में डॉक्ट्रिन ऑफ पंचशील साइन होता है इंडिया और चाइना के बीच। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी वो फॉरेन पॉलिसी का उन डॉक्ट्रिन नहीं है, आइडेंटिफाई करना है। पहला है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेंटी। एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सोवरेंटी है, उसका रिस्पेक्ट करना, ये आपके फॉरेन पॉलिसी पंचशील डॉक्ट्रिन में आता है। नॉट टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं डेवलप करना है, ये पंचशील एग्रीमेंट का प्रिंसिपल्स नहीं है। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, ये पंचशील का प्रिंसिपल्स है और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस भी आपका प्रिंसिपल्स है। तो नॉट इंक्लूड पूछा था, तो आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। 5 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं पंचशील एग्रीमेंट के इंडिया और चाइना के बीच, उसको देख लेते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना है ईच अदर्स के टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है और सोवरेंटी है, एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और संप्रभुता है उसको हमको रिस्पेक्ट करना है। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन है, एक दूसरे के खिलाफ एग्रेशन नहीं दिखाना है। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे के जो इंटरनल मैटर है उनमें हमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना है। इक्वलिटी और कोऑपरेशन होगा म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, और साथ ही साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ये भी प्रिंसिपल्स। ये 5 प्रिंसिपल्स हैं पंचशील के, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस दिए हैं और जो सेकंड लिस्ट है उसमें आपको रीजन्स दिए हैं। आपको इनको करेक्टली मैच कराना है और कौन सा कोड सही होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑर्डिनेशन इन यूरोप। ये जो है तो यूरो अटलांटिक जो रीजन्स है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है। वी फोर यूरोप के 4 कंट्रीज, जो सेंट्रल यूरोप है उसके 4 कंट्रीज का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका जो रीजनल रीजन्स होगा यूरोप होगा। ऑर्गेनाइजेशन फॉर ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये आपका ब्लैक सी एरिया में है, तो यूरोप और रशिया के यूरोशिया जो रीजन्स है उस क्षेत्र का है, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, जो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये नॉर्थ अमेरिका के जो कंट्रीज हैं उनके बीच का है,
ठीक ना एग्रीमेंट, तो इसका रीजन क्या होगा, नॉर्थ अमेरिका होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो कोड ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइमरी वर्क करता है यूरो अटलांटिक रीजन में। V4 जो है ये कल्चरल और पॉलिटिकल अलायंस है सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज के, 4 जो कंट्रीज हैं जिसमें चेक रिपब्लिक आता है, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया आता है। तो इस प्रकार ये यूरोप का एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक ना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये ब्लैक सी रीजन्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जी इस कारण ये यूरो एशियन क्षेत्र में आता है रीजन्स में। ठीक है, फिर नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच का एक एग्रीमेंट है। तो ये बिलोंग करता है नॉर्थ अमेरिका रीजन्स। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, द रूट्स ऑफ न्यूली इमर्जिंग फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव बीन ट्रेस्ड इन स्पेसिफिक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन लेट 1980s एंड 1990s, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। तो जो ग्लोबलाइजेशन इमर्ज हुआ है तो उसके लिए कुछ रूट्स रहे हैं, फोर्सेस रहे हैं, तो उनमें से आपको बताना है इनमें से कौन से वो फोर्सेस नहीं रहे, कौन सा फोर्स नहीं रहा है इन 4 ऑप्शंस में। एंड ऑफ कोल्ड वॉर की वजह से ग्लोबलाइजेशन इमर्ज हुआ, तो ये ठीक है। टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर डिवाइस बाय इंडिया और पाकिस्तान, जो 1998 में इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट करते हैं उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इमर्ज हुआ। या डिसमेंटलिंग ऑफ द स्टेट सोशलिज्म इन यूएसएसआर, यूएसएसआर का जो डिस इंटीग्रेशन हुआ उस वजह से। ये द कोलैप्स ऑफ द बर्लिन वॉल, जो बर्लिन वॉल की कोलैप्स होने की वजह से ग्लोबलाइजेशन इमर्ज हुआ। तो यहाँ पर आपको बर्लिन वॉल की कोलैप्स की वजह से और यूएसएसआर के डिस इंटीग्रेशन की वजह से और कोल्ड वॉर के खत्म होने की वजह से, ये 3 कारण ऐसे रहे हैं जो एक इंपॉर्टेंट रोल किए हैं, प्ले किए हैं ग्लोबलाइजेशन को इमर्ज होने में। जबकि जो न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा, ये जो होता है एक इम्पोर्टेंट जो होता रोल नहीं प्ले किए है ग्लोबलाइजेशन में। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर नॉट इंक्लूडेड पूछा गया था, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। तो आपको बताना है इनमें से डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी से कौन संबंधित है। तो माइकल डोएल है, तो माइकल डोएल जो है तो एक प्रोपोनेंट है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी की। इसके अलावा थॉमस पेन, केनेथ इमानुएल कांट, इनका भी नाम आता है। ठीक ना, तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी क्या है, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है जो बताती है कि जो डेमोक्रेसीज होती हैं वो हेजिटेंट होती हैं किसी भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज होने में, यानी कोई भी जो डेमोक्रेसीज होती हैं वो जल्दी जो है तो आर्म कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज नहीं होना चाहती। और माइकल डोएल जो है तो इसके एक की प्रपोनेंट माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इन विच कंट्री डिड सऊदी अरेबिया मिलिट्री इंटरवीन इन मार्च 2015। तो सऊदी अरेबिया ने किस कंट्री में मार्च 2015 में इंटरवीन किया था, तो यमन में किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो सऊदी अरेबिया कहाँ करता है, यमन में लॉन्च करता है 2015 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। यहाँ पर आपको ऑर्गन कौन सा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स के, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सेक्रेटरीट है, ठीक है, इसमें काउंसिल भी है और ट्रीटी ऑफ कंसल्टेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये तीनों है। इंटर अमेरिकन कॉन्फ्रेंस जो है तो आपका एक ऑर्गन्स नहीं है अमेरिकन स्टेट्स का। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए, सी और डी होना चाहिए, यानी डी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इंटर अमेरिकन कॉन्फ्रेंस जो है ये आर्गन नहीं है बल्कि एक प्रकार का कॉन्फ्रेंस है जिसमें जो होता है इंटरेक्शन होता है जो फेडरल यूनिट्स है अमेरिका के उनके बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following declared that the state is retreating in the face of सुपर पावर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो सुपर पावर ऑफ ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ स्टेट्स अपने आप को रिट्रीटिंग महसूस कर रहे हैं, पीछे रह जा रहे हैं। तो ये कौन कहता है, तो ये सुसेन स्ट्रेंज कहती हैं। सुसेन स्ट्रेंज जो है तो अपनी बुक लिखती हैं द रिट्रीट ऑफ स्टेट, उसमें वो आर्गुमेंट देती हैं कि जो स्टेट है वो रिट्रीटिंग फेस कर रहे हैं इन द सुपीरियर पावर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following argued that the realism is likely to remain the single most useful instrument in our intellectual toolbox। तो इनमें से किसका मानना है कि जो रियलिज्म है वो एक सिंगल मोस्ट यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है अवर इंटेलेक्चुअल टूल बॉक्स में। तो ये मानना है स्टीफन वाल्ट्स का। ठीक है ना,
स्टीफन वॉल्ट जो है वो मानते हैं कि जो रिलीजन है वो सबसे सिंगल मोस्ट यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है हमारे जो इंटेलेक्चुअल टूल बॉक्स है, अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स को हमें समझना है तो उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक नॉर्म ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम दैट आर क्लियर टू ईच ऑफ द स्टेट एक्टर इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा एक बेसिक नॉर्म नहीं है बैलेंस ऑफ पावर का जिसमें स्टेट्स जो तो एक दूसरे से इंगेज करते हैं। पहला है, एनी एक्टर और कोएलिशन दैट ट्राइज टू एज्यूम डोमिनेंस मस्ट बी कंस्ट्रेंट। अगर कोई भी एक्टर है या कोएलिशन है वो किसी दूसरे पर डोमिनेंट स्थापित करना डोमिनेंस आधिपत्य स्थापित करना चाहता है तो उसको कंस्ट्रेन करना चाहिए, रोका जाना चाहिए। तो ये बैलेंस ऑफ पावर का एक बेसिक नॉर्म है आपका, ठीक है। State want to increase their capabilities by acquiring territory, increase their पॉपुलेशन और डेवलपिंग इकोनॉमी। अगर कोई स्टेट्स हैं अपनी कैपेबिलिटी को किसी टेरिटरी को एक्वायर करके बढ़ाना चाहते हैं अपनी कैपेबिलिटी को, तो उन्हें अपनी पॉपुलेशन या इकोनॉमिक रूप से डेवलप होना चाहिए। ये भी बैलेंस ऑफ पावर का एक बेसिक नॉर्म माना जाता है। निगोशिएशन इज बेटर देन फाइटिंग, फाइटिंग से बेटर जो तो निगोशिएशंस है। और अदर स्टेट्स आर व्यूज ए पोटेंशियल एनिमीज, अदर स्टेट्स जो है तो दूसरे को पोटेंशियल एनिमीज देखते हैं बैलेंस ऑफ पावर में। अगर एक स्टेट अपनी पावर बढ़ाता है तो दूसरी पावर भी दूसरे स्टेट्स जो है तो अपने आप को थ्रेट के रूप में देखते हैं, तो इसलिए बैलेंस ऑफ पावर बना के रखना चाहिए। तो निगोशिएशन जो है तो यहाँ पर आपका नहीं है एक बेसिक नॉर्म, ठीक ना, बैलेंस ऑफ पावर का। तो देख लेते हैं 5 जो बेसिक एजम्पशंस हैं बैलेंस ऑफ पावर के, वो क्या क्या हैं। पहला है कि बैलेंस ऑफ पावर एज्यूम दैट द स्टेट आर डिटरमाइंड टू प्रोटेक्ट देयर वाइटल राइट्स एंड इंटरेस्ट बाय ऑल मींस इंक्लूडिंग वॉर। यानी बैलेंस ऑफ पावर्स का क्या मानना है कि जो स्टेट्स होंगे वो अपने राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे उसके लिए किसी भी साधन का प्रयोग करना पड़े, चाहे युद्ध क्यों ही न करना पड़े। वाइटल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स आर थ्रेटेन, अगर किसी भी स्टेट का जो इंटरेस्ट होता है वो किसी दूसरे स्टेट्स को थ्रेटन करता है, खतरा महसूस करता पहुंचाता है, ये भी बैलेंस ऑफ पावर का एक एजेंशंस है, ठीक है। इसलिए बैलेंस कंट्रीज के बीच क्या होना चाहिए, बैलेंस बना रहना चाहिए। द रिलेटिव पावर्स पोजिशंस ऑफ द स्टेट कैन बी मेजर्ड विद द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जो रिलेटिव पावर है वो एक दूसरे स्टेट्स के वो मेजर किया जा सकता है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। Balance of power assume that the balance will be either deter the threatening state from launching an attack or permit to victim avoid defeat if an attack should be। बैलेंस ऑफ पावर क्या कहता है, ज्यूम करता है कि बैलेंस बना रहेगा कि यदि कोई भी देश दूसरे देश के खिलाफ अटैक करता है या अपने आप को डिफीट होता है, हार जाता है, तो कोई दूसरा तो अटैक होगा उस पर, इस रूप से जो तो बैलेंस जो तो मानता है। तो ये भी जो होता है एक प्रिंसिपल है, अजम्पशंस है बेसिक, ठीक है। द स्टेट्समैन कैन एंड दे डू मेक फॉरेन पॉलिसी इन डिसीजन इंटेलेक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ पावर कंसिडरेशन। जो स्टेट्समैन है किसी भी कंट्री के, वो जब फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे तो वो ये इस चीज को ध्यान में रखेंगे जो पावर कंसिडरेशन, पावर को एक इंपॉर्टेंट भूमिका देंगे कि पावर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में आपको स्कॉलर्स दिए हैं और जो सेकंड लिस्ट है उसमें उनके स्टेटमेंट दिए हैं, तो आपको इनको करेक्टली मैच कराना है, ठीक ना। पहला स्टेटमेंट है मैकलिन और मैकमिलियन का। तो मैकलिन और मैकमिलियन जो है तो बताते हैं कि पावर इज द एबिलिटी टू मेक पीपल डू व्हाट दे वुड नॉट अदरवाइज हैव डन। यानी पावर क्या है, एक एबिलिटी है जो प्यूपिल्स को क्या करते हैं, देते हैं। अगर उनके पास वो पावर नहीं होगी तो वो काम करने में वो सक्षम नहीं होगा, जब वो उनके पास पावर आ जाती है तभी वो कार्य कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये जो तो मैकलिन और मैकमिलियन का जो है तो स्टेटमेंट है। मर्गेंथाउ क्या कहते हैं पावर के बारे में, मर्गेंथाउ का मानना है, डिफाइन करते हैं पावर को एज अ मैंस कंट्रोल ओवर द माइंड एंड एक्शन ऑफ अदर मैन। यानी एक आदमी व्यक्ति जो है तो दूसरे व्यक्ति के माइंड और एक्शन पर किस प्रकार कंट्रोल करेगा उस रूप में डिफाइन करते हैं वो पावर को मर्गेंथाउ। फिर जॉर्ज स्क्वाजरबर्ग कैसे डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन करते हैं पावर को कि डिफाइन पावर एज द कैपेसिटी टू इम्पोज वंस विल ऑन अदर्स बाय रिलायंस ऑन इफेक्टिव सैंक्शंस इन द केस ऑफ नॉन कंप्लायंस। यानी कोई अगर हमारे साथ कंप्लायंस नहीं करता तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगा के अपने जो है तो विल्स को इम्पोज किया जाता है, उस रूप में पावर्स को डिफाइन करते हैं। और वैन डेक जो है तो डिफाइन करते हैं इट इज नॉट
so much absolute power of the state as its power position in the relation of the other states that count। यानी इनका मानना है कि जो पावर है वो किसी भी स्टेट्स का एब्सोल्यूट पावर नहीं है, वो हमेशा क्या होता है, रिलेटिव पावर होता है किसी दूसरे कंट्री के, जिस कंट्री से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी के डिफिनेशन है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 25 ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस प्रोवाइड दैट। तो आर्टिकल 25 जो है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का, वो किस बारे में बात करता है, तो बात करता है कि ऑल यूएन मेंबर एग्री टू एक्सेप्ट एंड कैरी आउट द डिसीजन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। यानी जो सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजंस हैं उस तो सभी मेंबर उससे एग्री करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे। ठीक ना, यहाँ पर आपका सी नंबर आपका ऑप्शन जो है तो करेक्ट होगा। आर्टिकल 25 क्या कहते हैं, द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एग्री टू एक्सेप्ट एंड कैरी आउट द डिसीजंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। इन सिक्योरिटी काउंसिल के जो भी डिसीजंस होंगे उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसी अनुसार कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडियन लॉ आइदर फुली और पार्शियली। तो इनमें से कौन से जो है तो ट्रीटी या कन्वेंशन है जिसको इंडियन लॉ में, डोमेस्टिक लॉ में इनकॉर्पोरेटेड नहीं किया गया है। तो रोम जो स्टेटू ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसके जो है तो इसको जो है तो इंडिया ने ना तो रेटिफाइड किया है ना तो डोमेस्टिक लॉ में इंक्लूड किया है। तो इंडिया हैज नॉट इनकॉर्पोरेटेड रोम स्टेटू ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स इनटू इट्स डोमेस्टिक लॉ। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस के पीवाईक्यू का पार्ट 14 वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।